बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ले जी बच्चों, आज हमारा रीडिंग का लास्ट टॉपिक होगा और ये हमारा टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और आपको पता है एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एमसीक्यूज़ हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं। सो डायमेंशंस पढ़ना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। डायमेंशंस अगर आपको याद हो ना, तो हम कहते हैं ना 2 डायमेंशनल चीज़ है, 3 डायमेंशनल चीज़ है। कहीं पहले आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, मैथ में भी मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ बच्चों को। अब जैसे किसी पेज के ऊपर हम कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो हम कहते हैं ये 2D चीज़ बनी है। याद होगा आपको, मैथ के अंदर वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम बनाते हैं और उसके अंदर चीज़ें शो कराते हैं, तो वो 2 डायमेंशनल है, क्योंकि एक डायरेक्शन एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। इसको 2 डायमेंशंस कहते हैं। डायमेंशन बेसिकली सिमत है। एक्स एक्सिस होता है ऐसे हॉरिजेंटल, ठीक है जी, ऐसे वाली सिमत है, और वाई एक्सिस जो है वो ऐसे वाली सिमत है। तो डायरेक्शंस हैं, ठीक है। हम आगे को जा सकते हैं, पीछे को जा सकते हैं, दाएं जा सकते हैं, बाएं जा सकते हैं। इसको 2 डायमेंशन कहते हैं। लेकिन हमारा जो वर्ल्ड है, हमारी दुनिया है, ये 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशन में क्या होता है कि आप ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ऊपर की तरफ जा सकते हैं, नीचे की तरफ जा सकते हैं। और ये फिज़िक्स के अंदर बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है। अभी आजकल की जो थ्योरी है, जो क्वांटम फिज़िक्स चल रही है, और क्वांटम फिज़िक्स में जो नए नए वो चीज़ें दरियाफ्त कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, फिज़िक्स को समझ रहे हैं, तो उसमें वो ये बताते हैं, नई जो लेटेस्ट थ्योरी है, मेरा ख्याल है इसका नाम है स्ट्रिंग थ्योरी, या आप गूगल पे सर्च करिएगा। स्ट्रिंग थ्योरी बेसिकली ये है, वो कहते हैं कि और भी डायमेंशंस हैं, और भी सिमतें हैं। जैसे हम कहते हैं जी टाइम हमारा 4th डायमेंशन है, ठीक है। तो इसके अलावा भी डायमेंशन कहते हैं तकरीबन 11 डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। उनके डायमेंशन और डिफरेंट डायमेंशंस के हिसाब से जो फिजिकल कवानीन है हमारे, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, बाकी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी वो किसी और जगह पे जाके और तरह से रिएक्ट करती है। तो बहरहाल ये बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी कंप्रीहेंसिव चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं। तो अभी बेसिकली डायमेंशन में बताना चाह रहा था कि ये सिमत है, डायरेक्शन है, या ये समझ लें कि किसी भी क्वांटिटी को किस तरह से मेजर किया जाता है। जैसे हमारी लेंथ है, तो लेंथ को हम मीटर्स में मेजर करते हैं, तो ये उसकी एक डायमेंशन होगी, समझ लें। अब जैसे किलो, वो जो हमारा मास है, तो मास जो है वो हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो किसी भी चीज़ की जो यूनिट है वो हम साथ ले के तो हम कह लेते हैं ये उसकी डायमेंशन है। तो डायमेंशन बेसिकली मेजरमेंट हो जाएगी कि किसी चीज़ को मेजर कैसे किया जाता है। अब इसको ज़रा तफसीलन थोड़ा सा हम पढ़ के देख लेते हैं। एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे मास है, टाइम है, तो इनको कैन बी डिस्क्राइब्ड, इनको हम वजाहत कर सकते हैं, इनको बयान कर सकते हैं, दिखा सकते हैं लोगों को बाय सर्टन फैमिलियर प्रॉपर्टीज़, उनकी कुछ खास खसूसियात की वजह से। जैसे कि उनकी खसूसियात लेंथ होती है कि चीज़ लंबाई में नापी जा सकती है, उनका मास होता है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है। ये हमने बेसिक यूनिट्स जो है वो पढ़े हुए, चीज़ें पढ़ी हुई हैं। दीज मेजरेबल प्रॉपर्टीज़, यानी ये वो खसूसियात हैं जिनको मेजर कर सकते हैं। मेजर करने के डिफरेंट पैमाने हैं जो हमने 9-10 में पढ़े हुए हैं, ठीक है। आर कॉल्ड डायमेंशंस, इन्हीं को हम डायमेंशंस कहते हैं, इन्हीं को उनकी सिमतें कहते हैं। डायमेंशंस डील विद द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। कहते हैं ये जो डायमेंशंस हैं बेसिकली क्वालिटी को शो करते हैं किसी चीज़ को, कि इसको हमने मेजर कैसे करना है। ज़ाहिर है मेजरिंग की फॉर्म में उसको लेके आते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, बेसिक क्वांटिटीज की शक्ल में। द क्वांटिटीज सच एज लेंथ, डेप्थ, हाइट, डायमीटर, लाइट ईयर आर ऑल मेजर्ड इन मीटर्स। अब ज़ाहिर ये मीटर्स में जिन चीज़ों को मेजर करते हैं, लंबाई है, गहराई है, ऊंचाई है, किसी चीज़ का डायमीटर मेजर करना है, फिर लाइट ईयर को मेजर करते हैं कि वो डिस्टेंस कितना वो ट्रैवल करेगा। तो ये जो सारी चीज़ें जो है मीटर्स में हम कवर करते हैं, एंड डिनोटेड बाय द सेम डायमेंशन, एक ही डायमेंशन है। और मीटर के लिए ये जो डायमेंशन है उसके लिए हम ये लेंथ का यूनिट इस्तेमाल करते हैं, ये वाला एल, और एल लिख के उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा लेते हैं। सिमिलरली दी अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह, उनकी भी हैं। अब मास के लिए देखें कैपिटल एम लिख के और उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा रहे हैं। टाइम के लिए कैपिटल टी लिखना है। ये थोड़ा सा हमें इनको याद रखना है कि जब टाइम आएगा तो उसके लिए कैपिटल टी यूज़ करना है, मास आएगा कैपिटल एम यूज़ करना है, लेंथ के लिए कैपिटल एल यूज़ करना है, एम्पियर करंट जो है उसके लिए कैपिटल ए यूज़ कर रहे हैं, और एंगल मेजर करना है तो वो थीटा यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से ये चीज़ें हमें थोड़ा जहन में रखनी है, क्योंकि आगे इसके सवाल हैं, मैथमेटिकल सवाल हैं। दीज 5 डायमेंशन, अब सर ये 5 है ना, लेंथ, मास, टाइम वगैरह, ये 5 चीज़ें हैं आपके सामने नज़र आ रही हैं। दीज 5 डायमेंशंस हैव बीन चूजन एज बीइंग बेसिक
बेसिक, ज़ाहिर बुनियादी है, क्योंकि इसी से फिर बाकी सारी चीज़ें बन रही होती हैं, बिकॉज दे आर ईजी टू मैयर इन एक्सपेरिमेंट, आसान है इनको मैयर करना। द डायमेंशन ऑफ अदर क्वांटिटीज़ इंडिकेट हाउ दे आर रिलेटेड द बेसिक क्वांटिटीज़। अब ये हमारी बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। अब जैसे हमारी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के अंदर ये चीज़ें किस तरह से आएंगी, वेलोसिटी किस तरह से इनके साथ लिंक बनाएगी, ठीक है ना। तो ये बेसिक हैं जिनके साथ हमारी आगे से डिराइव्ड चीज़ें जो है वो लिंक बना रही होती हैं। तो इस तरह से अब इसकी देखें एग्जांपल देखें, आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो यहाँ से देखें एग्जांपल शुरू हो रही है, कहता है फॉर एग्जांपल स्पीड v यानी कि वेलोसिटी स्पीड जो है इज़ मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड। ज़ाहिर है उसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड, के एक सेकंड में कितने मीटर्स ट्रैवल किया है वेलोसिटी स्पीड वगैरह। सो इट हैज़ द डायमेंशन ऑफ लेंथ, क्योंकि देखिए इसमें मीटर्स है तो मीटर ज़ाहिर है वो लेंथ होगा, और सेकंड है तो सेकंड ज़ाहिर है टाइम होगा। तो इसमें ये दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, और इसको ज़ाहिर है फिर हम इस तरह से करके लिखेंगे। देखें v वेलोसिटी, उसके हमने इर्द गिर्द ब्रैकेटें लगा ली, वो किसके बराबर है, दूसरी तरफ चूँकि मीटर पर सेकंड था तो मीटर की जगह देखिए उसने l लिख दिया, और सेकंड की जगह पर टाइम लिख दिया नीचे। अब टाइम चूँकि नीचे है डिवाइड में है, उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो t के ऊपर -1 लगा देंगे, जैसे सेकंड के ऊपर -1 लगाते थे। तो इसकी डायमेंशंस, वेलोसिटी की जो डायमेंशंस हैं उनका आंसर ये आएगा LT-1। तो देखें वेलोसिटी को एज ए बेसिक यूनिट की डायमेंशंस में हमने उसको शो करा दिया। तो इस तरह से कहता है हम शो करा सकते हैं। इसी तरह एक्सेलरेशन जो है वो हमें पता है वो क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज आती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा v ओवर डेल्टा t। अब वेलोसिटी की हमने ये यूनिट बना ली LT-1, और उसको फिर दोबारा t से डिवाइड करना है टाइम से, तो कैपिटल T उसके नीचे आ जाएगा। तो देखें उसने लिखा है v ओवर t, ठीक है, और v की यूनिट उसने लगा दी LT-1 जो ऊपर हमने बनाई, नीचे फिर t आ गया, तो नीचे फिर t आया तो उसको फिर ऊपर लेके जाना है, उसने फिर एक और -1 आना है, तो दो -1 मिल के क्या हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। तो हमारा जो एक्सेलरेशन है उसकी जो डायमेंशंस हैं वो ये आती हैं LT-2। तो वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या है, LT-1, और इसकी जो एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट्स क्या है, हमारी डायमेंशंस क्या है, LT-2। तो ये थोड़ा सा इनको भी याद रख सकते हैं। इसी तरह से अब ये समझ लें कि 3 शॉर्ट सवाल हैं, 3 MCQs हैं, ठीक है, कि वेलोसिटी की किस तरह से डेवलप की जाती है, एक्सेलरेशन की किस तरह से, और आगे से F = ma, फोर्स जो है, फोर्स की डायमेंशनल यूनिट्स क्या बनेंगी वो बता रहा है। अब ज़ाहिर F = ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का ऊपर हमने बना लिया वो LT-2, और मास का क्या होगा, कैपिटल M। तो कैपिटल M लगाएंगे और उसके साथ जो है वो LT-2 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड नहीं है, मास और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो साथ साथ लिख देंगे उनको, M LT-2, तो इकट्ठा ही लिख देंगे, इकट्ठी उनकी एक ही ब्रैकेटों के अंदर तीनों चीज़ों को हम लिख देंगे। तो ये हमारा फोर्स जो है वो उसकी यूनिट आ जाएगी कि उसकी डायमेंशंस क्या है। तो ये 3 समझ लेंगे शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs जो हैं ये हमें याद होने चाहिए, इनको लिख के देखें आप लोग। बाय द यूज ऑफ डायमेंशनैलिटी, यानी कि ये जो तरीका है हमारा, वी कैन चेक द होमोजेनिटी यानी कि करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। इक्वेशनें बनाई होती है ना, जैसे F = ma इक्वेशन बनाई हुई है, वो इक्वेशन 3 जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, Vf = vi + at, S = vit + 1/2mv², 9-10 में हमने उसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उनकी दोनों साइडें इक्वल हों, उसको चेक करने के लिए भी हम ये डायमेंशन का जो एनालिसिस है वो लगाते हैं। आगे उसने 1-2 एग्जाम्पल करके भी दिखाई हुई है, तो कहते हैं इस तरीके से भी हम ये काम करते हैं। आगे ये एक और कंसेप्ट फिर वो दे रहा है, होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशंस। अब जाहिर वही बात कि जो इक्वेशंस हैं उनका होमोजीनियस होना, उनका करेक्ट होना, वो कैसे हम करेंगे साबित, वो यहाँ पे हमें बताएगा। और यहाँ पे एक हमारे पास डेफिनेशन भी बन रही है, कहता है करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, एक इक्वेशन का सही होना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, सही हमने इक्वेशन बनाई हुई है, कैन बी चेक्ड, उसको हम चेक कर सकते हैं बाय शोइंग दैट, ये दिखा के द डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर द सेम, कि दोनों साइडों पे डायमेंशंस जो हैं वो एक जैसी आ रही हैं। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये देखें आपके पास ये डेफिनेशन आ गई किसकी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की, कि वो क्या है, तो आपने इधर से लेके यहाँ तक जो है वो याद कर लेना है। अब आगे उसने एक एग्जांपल लेनी है, तो कहता है सपोज अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, vi = 0 है इनिशियल वेलोसिटी, एंड कवर्स अ डिस्टेंस s इन टाइम t मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a। ये आपको याद होगा जब हम इक्वेशंस बनाते थे तो ये 2 लाइनें ज़रूर लिखते थे कि एक बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी vi पे थी, फिर हमने उसको एक्सेलरेट किया एक हाफ टाइम तक, तो उसकी वेलोसिटी vf हो गई और उसने s डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उससे हम वो तीनों इक्वेशंस बनाते थे। तो यहाँ उसने जो इक्वेशन ली है ये सेकंड वाली इक्वेशन ली है,
है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब चूंकि इनिशियल वेलोसिटी उसने 0 ली थी तो वी आई 0 पुट करके तो ये पहला पार्ट जो है वी आई टी ये तो खत्म हो जाएगा ना, तो s इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर आएगा। अब इसको वो थोड़ा सा एनालाइज करता है। पहली बात तो ये कहता है कि 1/2 चूंकि एक कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट नंबर की कोई डायमेंशन तो नहीं होती ना, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, तो कहता है इसको साइड पे कर ले। इसके अलावा देखें क्या है ए टी स्क्वायर, उस तरफ s है इस तरफ ए टी स्क्वायर है, इसको हमने कंपेयर करना है। तो ये देखें s इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर पहले लिखा। अब s बेसिकली क्या है, लेंथ होती है, लंबाई है, उसको मीटर्स में मेजर करते हैं तो लेंथ के लिए जाहिर है L कैपिटल L हम यूज़ करेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि s अकेला है, इस तरफ कुछ भी नहीं है। इस तरफ आएंगे एक्सेलरेशन अभी हमने बनाया था LT-2 होता है और साथ उसके फिर t का स्क्वायर है, टाइम सेकेंड्स टाइम का स्क्वायर है, तो कैपिटल T लिख के उसका भी स्क्वायर लगा लेंगे। अब सिंपल सा काम है, पहला तो आपने ये करना है कि ब्रैकेटें लगा के ना तो उसके अंदर ही सबको ले आना है, ज़रा स्टेप बनाएंगे वैसे ना तो डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो LT-2 साथ T-2 और आपको पता है कि जब T बेस एक जैसी हो तो पावर्स ऐड होती हैं, इकट्ठी होती हैं, तो 2-2 करेंगे तो वो 0 हो जाता है, तो T की पावर 0 हो जाएगी और किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है तो वो चीज़ 1 हो जाती है। तो 1 L से मल्टीप्लाई होगा, खाली L रह जाएगा। एक दो स्टेप उसने यहाँ नहीं किया हुआ, आप और कर सकते हैं स्टेप, यानी आप ऐसे बना के ना T और ऊपर इसकी -2 और +2 ऐसे करके पावर एक दफ़ा एक स्टेप में ऐसे लिख लें और दूसरे स्टेप में नीचे जाके T की पावर 0 शो करा सकते हैं। ये 2-3 स्टेप बन सकते हैं और अगले स्टेप में L के साथ मल्टीप्लाइड में 1 लिख सकते हैं एंड सो ऑन। तो 2-3 स्टेप जितने बनाने हैं, वरना डायरेक्ट कर दे ओके है। अब देखें दोनों साइडों पे एल एल आ गया, तो इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन थी वो डायमेंशनली करेक्ट है, होमोजेनिटी है इस इक्वेशन के अंदर। दिस शो दैट द डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर द सेम, देयरफॉर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इस तरह से बाकी जो इक्वेशंस हैं उनका भी प्रूफ जो है वो किया जा सकता है। और डायमेंशन एनालिसिस का दूसरा जो कंसेप्ट है, दूसरा पार्ट जो है वो ये है कि आप फार्मूले भी बना सकते हैं, जैसे F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर ग्रेविटेशनल लॉ है। इस तरह से कहते हैं और भी फार्मूले आप डेवलप कर सकते हैं इन डायमेंशन एनालिसिस से। वो किस तरह से, एक एग्जांपल उसने यहाँ की भी है सेंट्रीपिटल फोर्स की, वो हम करके देख लेते हैं। सो कहते हैं डायमेंशनैलिटी कैन बी यूज्ड टू डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला, एक अंदाजन फार्मूला जो है बनाया जा सकता है फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी बाय करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन विच द क्वांटिटीज डिपेंड। ठीक है ना, एक चीज़ जो है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, अगर हमें इसका पता है तो उसके लिहाज से हम उसका फार्मूला किसी हद तक बेहतर से अंदाज में बना सकते हैं। अगर हमें उनको फैक्टर्स का पता है कि हमारी जो चीज़ है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, जैसे हम कहते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो मासेस पे डिपेंड करती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों मासेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करती है। तो जब ये डिपेंडेंसी का पता है तो उससे फिर कहते हैं कि हम फार्मूला बना सकते हैं। अब ये एग्जांपल जरा इसकी समझें, ये समझने वाली है, इंपॉर्टेंट है ये, और ये सवाल भी आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन। डिराइव अ फार्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फार्मूला बनाएं। रिक्वायर्ड टू कीप, अब जरा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है, वो जैसे हम कोई पत्थर बांध के रस्सी के साथ तो इसको सर के ऊपर गोल गोल घुमाएंगे, तो जो गोल घूमने वाली जो चीज़ है जो सर्कल में घूमती है तो उसको हम जो है फोर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं हाथ से, ठीक है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, ठीक है, जो उसको सर्कल में घूमने पे मजबूर करती है। तो बहरहाल उसको वो कह रहा है, तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्यों चाहिए होती है, रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ को वो रखेगी मूविंग अलोंग अ सर्कल, उसने सर्कल में घूमने पे उसको मजबूर रखेगी विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक मुनासिब स्पीड के साथ, एक जैसी स्पीड के साथ। अज्यूमिंग दैट, अब ये असल बात है, अज्यूमिंग दैट सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, पहला फैक्टर बता दिया उसने कि हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स F जो है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट M पे डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो रेडियस है उस पर डिपेंड करती है, एंड यूनिफॉर्म स्पीड, और एक जो मुनासिब एक नॉर्मल स्पीड उसकी चल रही होती है उस पर भी। तो 3 फैक्टर्स पे वो कह रहा है कि डिपेंड करती है। ठीक है जी, यहाँ तक पता चल गया। अब इसका सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, कहते हैं एज फोर्स डिपेंड ऑन द मास M, रेडियस R ऑफ द सर्कल एंड यूनिफॉर्म स्पीड V। तो आप ये वाली जो इक्वेशन है ये बना लेंगे, इक्वेशन तो नहीं कह सकते, प्रोपोर्शनैलिटी है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो बीच में अल्फा होता है ना वो आमतौर पर हम ऐसे करके बना रहे होते हैं, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी है कि जी ये उस पर डिपेंड करता है। अभी बराबर का निशान नहीं है, बराबर का निशान बाद में आता है जब हम इक्वेशन बनाते हैं। तो अभी सिर्फ ये हम बता रहे हैं कि F मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे, रेडियस पे, और तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके ऊपर कुछ पावर्स हो सकती हैं, तो हमने ABC लिख लिया है।
अभी हमें नहीं पता कि वो कितनी कितनी पावर है, और यही पावर्स हम फिर कैलकुलेट कर लेंगे कि इनके ऊपर कोई पावर बनती भी है कि नहीं, और अगर बनती है तो कितनी बनती है। लेकिन आपको पता है जब इक्वेशन बनानी होती है तो फिर बराबर का निशान लगा के एक कांस्टेंट अपने पास से लगाना होता है, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, जब भी इक्वेशन बनती है ये लाजमी लगता है, ये मैथ का रूल है। अब ये लिख लिया, आगे देखें क्या कह रहा है, वेयर द एक्सपोनेंट्स यानी कि जो पावर्स हैं ए बी सी आर टू बी डिटरमाइंड, इनको हमने तलाश करना है, ढूंढना है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द डायमेंशंस ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन शुड बी द सेम। तो दोनों साइडों पे डायमेंशंस डेफिनेटली सेम होनी चाहिए। सिंस कांस्टेंट हैज नो डायमेंशंस, अरे कांस्टेंट टर्म्स जो होते हैं उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ऊपर भी हमने यही पढ़ा था। सो बाय इग्नोरिंग इट, ये जो कांस्टेंट है उसको इग्नोर कर देते हैं। वी राइट द अबव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस एज, अब इसको डायमेंशंस बनाने लगे हैं। एफ फोर्स है तो आपको पता है फोर्स जो है उसकी डायमेंशन अभी हमने ऊपर बनाई है mlt-2। ऊपर देखें यहाँ पे फोर्स की हमने बनाई थी यहाँ पे, तो फोर्स की mlt-2। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और आप उसको फिर अगेन बात है जैसे उसने यहाँ डिराइव किया हुआ है डिराइव भी कर सकते हैं, F = m में लिख के फिर उसकी वैल्यूज़ लगा के। लेकिन बहरहाल अगर याद हो गया हुआ है तो हम उसको डायरेक्ट जो है वो लिख सकते हैं। तो फोर्स की जगह पे हमने देखे mlt-2 लिख दिया। अब आगे क्या है जी, मास है, तो मास ज़ाहिर है कैपिटल M हमने लिखना है। वेलोसिटी है, वेलोसिटी का L/T था, या डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं LT-1। ठीक है, L/T लिखते हैं, उसके ऊपर B पावर लगा दे। और R रेडियस है, तो रेडियस भी मीटर्स में मेजर किया जाता है, तो वो भी लेंथ आएगा, तो उसको भी L और उसकी पावर C। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल काम ये करना है कि जो एक जैसी बेसिस है उनकी पावर्स हमने इकट्ठी कर लेनी है। अब देखें इस साइड पे हमारे पास सिर्फ मास एक ही है और कोई नहीं है, तो m के ऊपर a जो है वो वैसे ही रहेगा। लेकिन l पे आए तो l, यहाँ पे l की पावर b है, यहाँ l की पावर c है, तो l की देखें पावर b और c जो है देखें हमने उसको प्लस की शक्ल में लिख लिया, क्योंकि जाहिर है बेसिस ऊपर हों और उनकी पावर्स प्लस प्लस वाली हों तो उनको हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं। और t जो कि वो नीचे था तो नीचे से ऊपर जाके -1 होगा, और b से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1 × b यानी कि -b। अब जस्ट हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है। मेन पॉइंट ये है कि इस साइड पे यानी लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे m की पावर क्या आ रही है, l की पावर क्या आ रही है और t की। यहाँ देखें m की पावर 1 है, यहाँ m की पावर a है, तो इसका मतलब a = 1 हो जाएगा। इसी तरह दूसरी तरफ l की पावर यहाँ पे देखें 1 है, और इस तरफ l की पावर b + c है, तो हम लिखेंगे b + c = 1। आगे देखें उसने ये लिखा b + c = 1। और थर्ड जो है यहाँ देखें t की पावर है -b, और इस तरफ क्या है t की पावर -2, तो -b = -2, तो वो हम लिख देंगे -b = -2। और बस ये तीन इक्वेशनें बन गई हैं, इनको हल कर ले। देखें a का आंसर तो डायरेक्ट आ गया 1, और b का आंसर भी माइनस माइनस कटेगा तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी, और b की वैल्यू 2 आप यहाँ पे पुट कराएं और इधर 2 लिख के 2 को उस साइड पे ले जाएं, 1 - 2 -1, c की वैल्यू -1। तो ये देखें तीनों की वैल्यूज आ गई, और ये तीनों क्या थी, ये ABC उनकी पावर्स थी, तो हमने उनके पावर्स में लिख देना है। तो दोबारा फार्मूले पे जाएं, F = कांस्टेंट, m की पावर चूंकि 1 आ रही है वो लिखेंगे नहीं, v की पावर -2 आई है वो जो b वैल्यू थी, और r की वैल्यू -1 आई है तो लिख दे। अब चूंकि r की वैल्यू माइनस पावर है उसकी, r की जो पावर है माइनस में है, तो फिर उसको ओवर में लिखना चाहिए, तो ये लिख देंगे mv²/r। और अगर याद हो तो ये 9-10 में जो हमने पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका यही फार्मूला था, कांस्टेंट की जगह पे आता था 1/2 mv²/r। तो बहरहाल यहाँ पे हम कांस्टेंट तो फाइंड नहीं कर रहे, हमें वो बेसिकली फार्मूला बनाना था ओवरऑल। तो किसी हद तक 80-90% तक हम डायमेंशनल एनालिसिस से फार्मूले डेवलप कर सकते हैं। और एंड पे ये छोटा सा है कि इसकी कुछ ज़ाहिर लिमिटेशन भी हैं, तो लिमिटेशन थोड़ा सा बता रहा है, द डायमेंशनल मेथड कैन नॉट आइडेंटिफाई, यानी क्या नहीं बता सकता वेयर एन इक्वेशन इज़ रॉन्ग, कि इक्वेशन की अंदर गलती क्या है, क्योंकि जो रॉन्गनेस है वो बेसिकली कहाँ से आएगी, हमारी थ्योरी से आती है कि हम जो रिलेशन बना रहे हैं वो रिलेशन ही गलत बना रहे हो, कि फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड ही ना कर रही हो। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल है, तो वो जो हम रिलेशन बना रहे हैं वो रिलेशन ही शुरू से ही बेसिक से ही गलत हो, हमारी जो थ्योरेटिकल एनालिसिस है वही गलत हो, तो जाहिर है इक्वेशन अगर बेसिक पीछे से ही रॉन्ग है तो जाहिर डायमेंशन एनालिसिस उसका कुछ नहीं कर सकता। इवन इफ एन इक्वेशन इज प्रूव्ड करेक्ट, जैसे कहते हैं कि हम करेक्ट प्रूव कर भी देते हैं कि इक्वेशन को, वी कैन ओनली से द इक्वेशन माइट बी करेक्ट, हम सिर्फ इस हद तक कह सकते हैं कि शायद ये सही हो। ठीक है, फॉर द रीजन दैट, रीजन क्या है, द मेथड डज नॉट प्रोवाइड अ चेक ऑन एनी न्यूमेरिकल फैक्टर्स आर कांस्टेंट, यानी कहते हैं कि ये जो मेथड है हमारा वो ये नहीं बताता कि जो न्यूमेरिकल फैक्टर्स हैं, जिन फैक्टर्स पे हम उनको डिपेंड करा रहे हैं वो फैक्टर सही हैं कि नहीं है।
ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया दैट कैन ओनली बी डिटरमाइंड। अब जाहिर है कि वो कैसे पता चलता है, वो आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करें, करके देखें कि फोर्स मासेस पे डिपेंड कर रही है कि नहीं, उनके सेंटर ऑफ मासेस डिस्टेंस बढ़ाएं, कम करके देखें। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि वाकई वो चीज़ जो है वो उन वेरिएबल्स पर डिपेंड कर भी रही है कि नहीं कर रही। तो बहरहाल जी ये लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस भी ज़रूर याद करें, बड़ा इंपॉर्टेंट ये काम है इसका, और एक ही बेसिकली लिमिटेशन है। तो ये हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो एमसीक्यूज़ करेंगे। इस तरह से ही होगा कि पहले मैं एमसीक्यू करूँगा और उसके साथ जो है ना इसके शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह। अब ये पता नहीं किस तरह से, हाँ ये एमसीक्यूज़ 16 एमसीक्यूज़ हैं और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये 1.8 तक। तो आई थिंक 2 लेक्चर कर लेंगे 1.8 तक, यानी एमसीक्यूज़ करेंगे, साथ शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस और साथ उसके जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ये काफ़ी सारे हैं, तो कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन भी साथ कर लेंगे। एक लेक्चर इसका हो जाएगा और एक लेक्चर एग्जाम्पल्स विद न्यूमेरिकल। तो 3 लेक्चर्स के अंदर हम इंशाल्लाह इसको कवर कर लेंगे, इसकी एक्सरसाइज को। ठीक है जी बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज़।